हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, मैं हूं शालू और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स एंड बेबीज़ में। पेरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बेबीज़ में टीदिंग प्रोसेस के बारे में कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय कैसा रहता है और हमें क्या करना चाहिए। और यस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं टीदिंग प्रोसेस के बारे में। तो गाइज़, आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चे किस एज से दांत निकालना शुरू करते हैं और क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं टीदिंग के, और एज पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए। यही चीज़ें आज मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करने वाली हूँ। और पहली जो बात है मैं आपसे बताना चाहूँगी आपको कि जो बच्चे की टीदिंग एज है वो है 6 to 18 मंथ्स। जो आइडियल एज है वो है 6 से 18 महीने। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 18 महीने तक ही है जो बच्चा जो दांत निकालता है, 24 मंथ्स भी हो सकते हैं। और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि 6 महीने से ही बच्चे ने दांत निकालना शुरू करना है। इट इज़ नॉट फिक्स। कुछ बच्चे 3 से 4 महीने में भी जो है दांत निकालते हैं, कुछ बच्चे 9 मंथ्स पे निकालते हैं, कुछ बच्चे 1 साल बाद निकालते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम बेबी टू बेबी। हर बच्चे का टीदिंग प्रोसेस अलग है। तो ये तो हुआ कि बच्चे की टीदिंग एज क्या है। अब दूसरा पॉइंट कि कैसे पता चले कि बच्चा टीदिंग फेज़ में है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो वियान्या ने 5 मंथ्स पे जो है टीथ निकालने शुरू किए थे। बाय द वे, वियान्या मेरी डॉटर है जो 11 मंथ्स की है अभी, और वो टीदिंग प्रोसेस में है और उसने नीचे और ऊपर के 4 अपने टीथ निकाल लिए हैं और जो है अभी वो साइड वाले निकाल रही है। तो उसने 5th मंथ में जो है टीथ निकालना शुरू किया था और आई वॉज़ नॉट अवेयर एट दैट टाइम कि ये टीदिंग फेज़ में है। उसको अचानक से एक दिन से फीवर हुआ और ये एक्चुअल में डरने वाली बात है। एज पेरेंट्स हम डर जाते हैं। वैसे टीदिंग में ज़्यादा फीवर नहीं रहता, लेकिन जनरली जब बच्चों को फीवर ना हो और एकदम से फीवर आए तो पेरेंट्स डर जाते हैं। तो सेम वॉज विद मी, मैं भी डर गई थी उस टाइम पे। तो कुछ सिम्टम्स जो हैं उसने दिखाना शुरू कर दिए थे पहले से, और वही सिम्टम्स मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के सेम ही सिम्टम्स रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैंने बहुत सुना है ऐसा कि बच्चे जो हैं दांत निकाल लिए हैं, टीदिंग प्रोसेस पूरा हो गया और उनको बिल्कुल पता ही नहीं चला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई बच्चों के साथ। तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत नॉर्मली जो हैं अपने दांत निकाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि टीदिंग के सिम्टम क्या हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने जनरली अपने बच्चों को देखा होगा जब वो टीदिंग फेज़ के अंदर होते हैं कि वो हर चीज़ को उठा के अपने मुंह के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। लाइक अपने फिंगर्स अपने मुंह के अंदर रखना। आपने अपने शोल्डर से बेबी को लगाया है तो वो शोल्डर को ही खाना शुरू कर देते हैं, उसको जो है बहुत तेज़ी से बाइट करना शुरू कर देते हैं। या कुछ भी जो उसकी सराउंडिंग में पड़ा हुआ है, कोई टॉयज़ अगर उसके पास पड़े हुए तो टॉयज़ उठा के मुंह के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। कोई कपड़ा रखा हुआ है तो कपड़ा मुंह के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो ये पहला सिम्टम है कि जब बच्चा दिखाता है कि अब वो टीदिंग फेज़ के अंदर है कि उसको, और ऐसा रीज़न उसका ये है कि अब जो है उसके जो गम्स हैं उसमें उसको इरिटेशन रहने लग जाती है, तो वो खुद को सूद करने के लिए ऐसा करने लग जाता है। और दूसरा जो पॉइंट इसमें ये है वो ये कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लग गया है। पहले आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत एक्टिविटीज़ कर रहा है, आप उसको कुछ भी एक्टिविटी करके दिखाते हो, उससे कराते हो तो वो बहुत हंसी खुशी करता है। और अब जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगा है, हर टाइम रोता रहता है वो ऐसे। तो इस तरह से बच्चा जो है अब इरिटेट रहने लग गया है। तो ये भी इट्स अ साइन ऑफ टीदिंग कि आपका बच्चा जो है अब टीदिंग फेज़ में है, दांत निकालने वाला है बच्चा। और ये बहुत ही कॉमन है, आप अपनी तरफ से भी लगा कर चले अपने ऊपर। एज पेरेंट्स अगर हम लगाते हैं, हम लोग बड़ों को भी अगर कोई दांत हमारा निकलने वाला होता है तो उस जगह पर हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। समटाइम्स हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा पेन से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो दांत है वो गम्स के नीचे से अब ऊपर की तरफ, गम्स की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो जो वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है उससे बच्चों के गम्स में पेन रहने लग जाता है। तो इस पेन की वजह से भी जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर रहने लग जाते हैं। तो इरिटेबिलिटी ऑफ द बेबीज़ इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ टीदिंग।
तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चे के मुंह से बहुत ज़्यादा लार निकलनी शुरू हो जाती है इस टाइम पे, एक्सेसिव ड्रूलिंग करने लग जाता है बच्चा। तो इसकी वजह से भी जो है बच्चा इरिटेट जो है, ड्रूलिंग की वजह से भी बच्चा इरिटेट होने लग जाता है। तो ड्रूलिंग इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ टीदिंग। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि आपके बच्चे की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। जैसे कल तक तो बच्चा बहुत अच्छे से खा रहा था, आज ऐसा क्या हो गया एकदम से उसने खाना छोड़ दिया। और बहुत दिन तक ऐसा रहेगा कि जब तक उसका वो टीदिंग प्रोसेस पूरा नहीं होगा, उसका वो दांत निकल नहीं आएगा, तब तक बच्चा जनरली यही करता रहेगा, वो नहीं खाएगा। तो उसके खाने की जो हैबिट्स हैं वो चेंज होती रहेंगी। जैसे 2 दांत बच्चे के निकल आए, उसके बाद फिर उसको थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो वो खाना शुरू करेगा। उसके बाद फिर उसके दांत निकलेंगे, वो फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगा ना खाने वाले। तो बच्चे की ईटिंग हैबिट्स जो हैं इस टाइम पे बहुत चेंज होती हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है इस टाइम पे बच्चों के साथ। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं रात को बच्चे। जो है आपने देखा होगा कि बच्चे जब टीदिंग फेज़ में होते हैं तो जनरली वो रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, बार बार उठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाते हैं और ब्रेस्ट फीड की डिमांड करते हैं। तो इस समय पे बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना अच्छा लगता है। उनके जो गम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है सूदिंग जो है ब्रेस्ट फीड से मिलती है, तो वो बार बार ब्रेस्ट फीड की डिमांड करते हैं इस टाइम पे। एक और चीज़ आप जो है बच्चों में देख सकते हैं कि जो उसके लिप्स के अराउंड एरिया है ये रेड होने लग जाता है, या फिर माइल्ड रैशेस भी हो सकते हैं इसके अराउंड। और रीज़न ये है कि बच्चा जो है टीदिंग के टाइम पर बहुत जो है एक्सेसिव ड्रूलिंग करता है इस टाइम पे, मींस बहुत ज़्यादा लार निकालता है बच्चा। तो उस लार की वजह से अगर वो वहाँ पर रब कर रहा है उस एरिया में, तो उसको वहाँ पर रेडनेस हो सकती है या उसको वहाँ पर रैशेस हो सकते हैं। और एक और चीज़ आपने ये देखी होगी कि बच्चा अपने ईयर्स को, अपनी आइज़ को, नोज़ को बहुत ज़्यादा रब करता है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा जो है उसको इचिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि ये जो आपका गम्स और जो आपका ईयर और जो ये आपका फेस का एरिया, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब उसके टीथ निकलने वाले होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है यहाँ पर। तो इचिंग जो आइज़ में इचिंग है या जो ईयर में इचिंग है, तो ये भी जो है टीदिंग का ही एक सिम्टम है। अगला एक और चीज़ जो आप ध्यान दे सकते हैं वो ये कि जब आप अपने बेबी के फेस, मुंह को ओपन करते हैं, माउथ ओपन करते हैं आप बेबी का, तो उसके जो ये गम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नीचे टीथ की शेप में, जो टीथ की शेप नज़र आ सकती है, वाइट, समटाइम्स वाइट भी नज़र आते हैं, वो दिखने भी लग जाते हैं। और अगर आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है या आपको टीथ की शेप नज़र आ रही है, तो इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ टीदिंग। ये भी टीदिंग का ही एक सिम्टम है। तो गाइज, ये तो हमने बात की टीदिंग के सिम्टम्स की। अब हम बात करेंगे कि बच्चों को टीदिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट है हमारे एल्डर्स और हम लोगों की जनरेशन के बीच में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे डॉक्टर्स की सजेशंस और हमारे एल्डर्स के बीच में बहुत बड़ा डिबेट है कि बच्चों को टीदिंग के टाइम पे लूज मोशंस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बच्चों को वॉमिटिंग हो जाती है इस टाइम पे, बच्चों को हाई फीवर रहता है। तो मैं भी इस चीज़ को लेकर, पहले मैं भी ये समझती थी कि बच्चों को लूज मोशन होते हैं। मेरा भी एक ऐसा ही माइंडसेट था कि जो टीदिंग के टाइम पर है बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग होता है, फीवर होता है। एक मैंने भी अपना जो है माइंडसेट ऐसे ही तैयार किया हुआ था। लेकिन जब हमने अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात की और मैंने खुद से भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तो मुझे यही चीज़ मिली कि टीदिंग से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होती है। बच्चों को डायरिया नहीं होता है, बच्चों को फीवर नहीं होता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है टीदिंग से नहीं होती है। टीदिंग है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे सिर्फ बच्चों को टीथ निकलते हैं और कोई भी प्रॉब्लम इससे बच्चों को नहीं होती है। यस, आपने ये ज़रूर देखा होगा बच्चों में कि बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं, बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, तो हम उसको कोरिलेट कर देते हैं टीदिंग प्रोसेस से, जबकि ऐसा नहीं है। जो बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं या जो बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है वो टीदिंग की वजह से नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एक सिम्टम में आपसे ये डिस्कस किया कि बच्चा हर चीज़ को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। इधर इट्स अ टॉय, कोई भी टॉय रखा हुआ है, कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे वो बेड शीट है या आपका हाथ है या उसका खुद का हाथ है, तो जो भी चीज़ अपने मुंह के अंदर वो डाल रहा है। आप सभी को पता है कि सराउंडिंग्स में इतने सारे बैक्टीरिया हैं और छोटा सा बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है।
और वो खुद से भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो जो उन टॉयज़ पर या उसकी सराउंडिंग्स में जो भी सामान है जो वो अपने मुंह के अंदर डाल रहा है, तो उस पर जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन से ही बच्चे को फीवर या फिर बच्चे को डायरिया या फिर बच्चे को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि टीथिंग की वजह से इनमें से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को आ सकती है। फीवर वगैरह ऐसा कुछ भी जो है टीथिंग से बच्चे को नहीं आता है। तो एज पेरेंट्स आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द फेज ऑफ टीथिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे कि बच्चा छोटा है, वो अपनी केयर खुद से नहीं कर सकता है, तो आपको उसकी केयर पहले से भी बहुत ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन बच्चे को होता है, वो उस पेन को बियर कर रहा है, तो आप उसको आपके प्यार के साथ साथ आपके केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डबल से ट्रिपल हो जाती है जब बच्चा टीथिंग प्रोसेस के अंदर आता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को इस टीथिंग फेज में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आप एक कैरेट यानी कि गाजर को लेकर उसका एक लॉन्ग पीस लंबा होना चाहिए, लॉन्ग पीस में कट करके उसको फ्रिज में ठंडा करके, फ्रिज में ठंडा करना है, फ्रीज़र में उसको नहीं रखना है। ठंडा करके आप उसको अपने बेबी को दीजिए, जिससे जब वो उसको चबाएगा तो उसके जो गम्स हैं जिनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो जब उनको चबाएगा तो उससे उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, पेन में बच्चे को रिलीफ मिलता है। ये जनरली बड़ों के साथ भी यही होता है कि आपको, अगर आपने कभी किसी ने दांत निकलवाया है, किसी का देखा है, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है ठंडा खाने को बोलते हैं, क्योंकि उससे जो है जहाँ पर भी दांत निकल रहे हैं या जहाँ से भी आपने दांत निकलवाया है, तो उस जगह पर, उस प्लेस पर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो सेम विद द बेबीज़ के साथ भी यही है कि जब वो उसको चबाएगा तो उससे बच्चे को पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बट एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि जो गाजर आप बच्चे को दे रहे हैं उसका पीस एक तो छोटा ना हो बिल्कुल भी, और दूसरा जो है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। इसी के साथ एक और चीज़ भी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि आप कभी भी बच्चे को अकेले मत छोड़िए। जब आपने बच्चे को गाजर का पीस दिया हुआ है तो ये अकेले मत छोड़िए, क्योंकि उससे बच्चे को चॉकिंग हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, बच्चा अपने गले में फंसा सकता है, जो कि कभी कभी बहुत से भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो बच्चे को कभी भी अकेले मत छोड़िए जब भी आप बच्चे को ऐसा कुछ उसके हाथ में दे रहे हैं। दूसरा जो है, आप खीरा जो कि इजीली अवेलेबल है, खीरे के साथ भी आपको यही करना है, उसकी एक स्लाइस को बीच में कट करके आप बेबी को दे दीजिए, जिससे जब वो उसको चबाएगा तो उसके गम्स को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि एक कॉटन क्लॉथ को आप लीजिए, बिल्कुल क्लीन धुला हुआ, बहुत अच्छे से होना चाहिए वो, उसको लीजिए, उसको अपनी जो है फिंगर पर रैप कीजिए, उसे ठंडे पानी में डिप करके अपने बेबी के जो गम्स हैं उस पर इस तरह से राउंड मैनर में आपको मसाज करनी है। इस मसाज से बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है यहाँ पर, तो इस तरह से आप मसाज कीजिए। या समटाइम्स ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अगर आप क्लॉथ नहीं ले रहे हैं तो आप जस्ट अपने फिंगर को धोकर, आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब आप बच्चे को अपनी फिंगर उसके मुंह में डालने वाले हैं तो आपकी फिंगर यानी कि आपके हाथ बहुत अच्छे से धुले होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी इस फिंगर से आपको उसके गम्स पर अच्छी तरह से घुमाना है, जिससे बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि कॉटन क्लॉथ, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, कॉटन क्लॉथ लीजिए, ठंडे पानी में उस कॉटन क्लॉथ को डिप कीजिए और उसको अच्छे से राउंड मैनर में उसको एक रिंग की फॉर्म में आप बनाकर बच्चे को जो है चबाने के लिए दीजिए। जब बच्चा उसको चबाएगा तो उससे उसके गम्स को रिलीफ मिलेगा। बट इसमें भी आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बच्चे को अकेला मत छोड़िए। जब आप बच्चे को कपड़ा जो है चबाने के लिए दे रहे हैं, धुला हुआ कपड़ा हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और दूसरा, आप कभी भी बच्चे को अकेले नहीं छोड़े, क्योंकि चोकिंग हैज़ार्ड्स बच्चे को इससे हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये करना है कि आप बच्चे के तलवों में अपने थम्स के साथ उसके तलवों में 5 मिनट तक 10 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज कीजिए। किसी भी ऑयल से, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, तो किसी भी ऑयल से आप उसके पैरों के तलवों में अच्छे से मसाज कीजिए। तो इससे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बच्चे जो है आसानी से सो जाते हैं, तो जिससे उनको गम्स में पेन थोड़ा कम होता है। इसी के साथ जो बच्चे के ईयर के पीछे का ये वाला हिस्सा है,
इसके पीछे भी आपको ऑयल से बहुत अच्छे से यहाँ से मसाज करनी है, धीरे धीरे बहुत अच्छे से आपको यहाँ से हल्का हल्का यहाँ से मसाज करना है। एज़ यू नो कि अभी मैंने आपसे बताया कि ये जो हमारा एरिया है ये सारा हमारा ईयर नोज़ ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप उसको यहाँ पर हल्के हल्के से मसाज करते हैं तो उसको जो इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, उससे उसको रिलीफ मिलता है और उसको गम्स में जो पेन हो रहा है उससे भी उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट ये है कि आप बेबी को जो सूद करने के लिए, बेबी के गम्स को सूद करने के लिए आप टीदर भी परचेज़ कर सकते हैं। जो टीदर है वो स्पेशली जो है टीदिंग फेस के लिए ही बनाए जाते हैं, तो आप टीदर मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप टीदर बेबी को दे रहे हैं तो उसको फ्रिज में ठंडा करके दीजिए, क्योंकि जब ठंडक गम्स को मिलती है तो उससे जो है बच्चे के गम्स को ऑटोमेटिकली जो है सूदिंग मिलती है। और दूसरी एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टीदर परचेज़ कर रहे हैं तो कभी भी जेल बेस्ड या जो वाटर बेस्ड टीदर्स हैं उनको परचेज़ मत कीजिए। हमेशा जो है आप सिलिकॉन बेस्ड टीदर्स को ही परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये जो है इजीली इनको आप जो है स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं या इनको आप गर्म पानी में बॉयल कर सकते हैं। तो यही, और इससे जो है उस पर जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से बच्चे में इन्फेक्शन नहीं होता है या उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को टीदर दे सकते हैं। और इसके अलावा आप बेबी को बनाना जो है ठंडा बनाना दे सकते हैं। जैसे आपने उसको फ्रिज में रखा, ठंडी चीज़ आप डायरेक्ट तो बेबी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ठंडा बनाना है वो फ्रूट निबलर में डालकर, फ्रूट निबलर जो है मार्केट में मिल जाता है जिसमें बच्चों को फ्रूट स्मैश करके दिया जाता है, तो उसके अंदर आप बनाना डालकर ठंडा बेबी को दे सकते हैं, कि जिससे जो है बेबी जब उसको चबाएगा, उसका जो निप्पल है जब बेबी उसको चबाएगा तो उससे उसके जो गम्स हैं उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से आप बहुत सारे अलग फ्रूट्स जो ठंडे करके आप ट्राई कर सकते हैं, फ्रूट निबलर में मैश करके आप उसको दे दीजिए, तो उसको चबाने से बच्चे को इससे रिलीफ मिल सकता है। तो ये तो थी कुछ टिप्स और रेमेडीज़ जो आप अपने बच्चे की टीदिंग फेज़ में बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। और यस, इसके अलावा जो मैंने अपनी डॉटर को दिया है और अभी भी दे रही हूँ वो है कैलकेरिया फोस। मैं अपनी डॉटर को कैलकेरिया फोस भी दे रही हूँ। आपको ज़्यादातर डॉक्टर्स इसके बारे में मना ही करेंगे कैलकेरिया फोस के बारे में। इट्स अ होम्योपैथिक मेडिसिन, और ये मेडिसिन जो है होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी कुछ इसको सजेस्ट नहीं करते हैं, बट मुझे इसका बहुत ज़्यादा जो है यूज़ लगा और मुझे इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले, इसीलिए मैं इसको अब तक दे रही हूँ। 2 टैबलेट्स मैं मॉर्निंग में दे रही हूँ, 2 टैबलेट्स मैं इसको इवनिंग में दे रही हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूँगी कि आपको ये देना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये अच्छी है बच्चों के लिए। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी मेडिसिन बच्चे को नहीं देनी चाहिए इन द फेज़ ऑफ टीदिंग। अगर आपको लग रहा है कि जैसे बच्चे को हाई फीवर जा रहा है या वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इसके बारे में। और जब एक बार टीथ आना शुरू हो जाते हैं तो आपको जो है एक विज़िट जो है डॉक्टर से लेना चाहिए, दिखाना चाहिए टीथ के बारे में, टीथ जब बच्चे को आ रहे हैं। तो ये था टीदिंग के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए मेरे चैनल से मेरी अगली वीडियोस के लिए। थैंक यू।